दोस्तों आज की कहानी सुनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं एक शादी में गया हुआ था। लेकिन उसके बाद में मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर की जाए। और अभी अभी जब मैं स्टडी कर रहा था, जब मैं कहानी लिख रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी। अनगिनत ऐसी कहानियाँ होती हैं दोस्तों कि जिसमें जो मर्डर है ये इस तरीके से लोग कर देते हैं मानो इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग बस क्राइम करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं। और दोस्तों कई बार तो जान लेने के लिए बहुत छोटी सी वजह ऐसी होती है जो सामने आती है, जिस वजह से कोई किसी की जान ले लेता है। और दोस्तों आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि सीधा भला अच्छा भला काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से वो जो व्यक्ति था इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है और पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो यकीनन दोस्तों जब सच्चाई सामने निकल के आती है तो लोग हैरान होते हैं और लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कातिल कैसे हो सकता है। और दोस्तों पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह पड़ती है वज़ीराबाद, और यहीं पर एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम राशिद, और राशिद के साथ में उसकी पत्नी नूरजहां। ये दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे तो काम के सिलसिले में दिल्ली पहुँचते हैं। अच्छा, जो राशिद था ये इलेक्ट्रिशियन था, घर में लाइट वगैरह का काम करता था। जो कंस्ट्रक्शन साइडें होती हैं उसमें जो लाइट का जो वायरिंग का काम रहता है, जो पाइपिंग का काम रहता है, इस तरीके के काम राशिद किया करता था। लेकिन दोस्तों राशिद की ज़िंदगी सब कुछ सही कुछ चल रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक तारीख आती है 2 जनवरी साल 2023। 2 जनवरी साल 2023 वाले दिन राशिद अपनी पत्नी से कहता है कि वो बस अभी घर से बाहर गया और अभी आया, तुम बस उसका इंतज़ार करना, खाना वगैरह बना लेना और चिंता मत करना। अब दोस्तों उसके बाद में जो राशिद होता है ये बात कहकर अपनी पत्नी से अपने काम के सिलसिले में जो भी उसे काम था चला जाता है। अक्सर जो राशिद था ये घर से बाहर जाता था क्योंकि इसको साइड वगैरह पे जाना होता था। कई बार ऐसा होता था कि काम की बात करने के लिए जाना होता था, तो जो काम फिनिश हो जाता था, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था, जिस टाइम में ये अपने पत्नी के साथ में समय बिताता था, उस टाइम पर जाकर ये काम की बात कर आया करता था। अब दोस्तों इसी तरीके से ये 2 जनवरी साल 2023 को अपने घर से निकलता है। पत्नी अपना खाना बनाने लगती है और दोस्तों पत्नी इंतज़ार करती रहती है। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। उसके बाद में ये अपने पति का फ़ोन लगाती है। अब जब पति का फ़ोन लगाती है तो पति का फ़ोन स्विच ऑफ। अब ये पत्नी बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा तो था नहीं, कोई ऐसा रिश्तेदार वहाँ पर नहीं रह रहा था जिससे ये मदद मांग सके। इसलिए चोरी छुपे जैसे भी अपनी पति को ढूंढने की कोशिश करती है। अब दोस्तों ये महिला अपने पति को हर एक जगह ढूंढती है, लेकिन जहाँ जहाँ उसका पति जाता था उन सब जगहों पर ढूंढती है। किसी के पास अगर जाता था, जिस किसी का भी नंबर इस नूरजहां के पास में था, इस नूरजहां उसका नंबर लगाती है और कहती है किसी ने उसके पति को देखा है क्या। तो हर जगह से यही जवाब मिलता है कि हमने तुम्हारे पति को नहीं देखा। उसके बाद में नूरजहां फैसला करती है कि वो पुलिस थाने जाएगी। उसके बाद ये पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। इधर दोस्तों पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, इधर पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है कि सूरज घाट के पास में एक व्यक्ति की अधजली बॉडी पड़ी हुई है, जो कि पूरी तरीके से पहचानने में नहीं आ रही है, लेकिन किसी पुरुष की बॉडी है। इस तरीके के संकेत उस बॉडी को देख कर साफ पता चल रहा है। अब उसके बाद में आनन फानन में पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, साथ में नूरजहां को भी ले जाती है क्योंकि नूरजहां ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और जो एरिया था ये उसके घर के आसपास ही था। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती क्या है, बात सच है। एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से जला पड़ा है और जलने की वजह से उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बचे हैं तो सिर्फ उसके जूते। अब जैसे ही ये नूरजहां से कहते हैं क्या तुम इसको पहचानती हो, अब शक्ल तो बची नहीं थी, नूरजहां पहचानती कैसे। इसलिए जूता देखने के बाद में नूरजहां कहती है हाँ ये उसके ही पति राशिद हैं। और इतनी बात कहते ही नूरजहां दहाड़े मार मार कर, चीखे मार मार कर रोने लग जाती है। कहती है उसका तो कोई नहीं, बस अपने पति के सहारे दिल्ली आई थी और किसी ने उसके सुहाग को ही छीन लिया। इस तरीके से बयान कर कर नूरजहां रोने लगती है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जो डेड बॉडी थी उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं और कस्टडी में लेने के बाद में डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर दोस्तों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। और दोस्तों पुलिस सबसे पहले जो पूछताछ शुरू करती है तो इस नूरजहां से पूछती है, कहती है कि हाल फिलहाल में तुम्हारे पति का किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है।
या फिर किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी या फिर किसी के ऊपर तुम्हें शक है, तो जो नूरजहाँ है वो कहती है ना तो मेरे पति झगड़ालू थे और ना तो उनका किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ है। किसने हत्या की है इसके बारे में उसे नहीं पता। अब नूरजहाँ के हालात ऐसे होते हैं कि पुलिस को नूरजहाँ को संभालना पड़ता है। नूरजहाँ ज़ारो कतार रो रही थी, उसके बाद में ये अपने फैमिली वालों को भी कॉल कर देती है। इस तरीके से हो गया। इधर जो फैमिली वाले थे ये भी वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस सबसे पहले जो टीम पुलिस बनाती है उस टीम को ये निर्देश दिया जाता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति राशिद जिसकी डेथ हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उसके मोबाइल का CDR निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसे कॉल करके बुलाया हो। अब दोस्तों जब उसके मोबाइल का CDR निकाला जाता है तो उस CDR पे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने जिस दिन इसकी हत्या हुई है उसी दिन इससे कॉल की है और लास्ट कॉल उसी के नाम पे थी। अब दोस्तों पुलिस उस नंबर को खंगालती है। उस नंबर की जब डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी मुनुसुद्दीन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस ये सर्विलांस की मदद से ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर उस समय मुनुसुद्दीन कहाँ था। तो जहाँ पर डेड बॉडी मिली है उस समय राशिद और मुनुसुद्दीन की लोकेशन सेम जगह पर होती है। इसलिए पुलिस अब शक के आधार पर मुनुसुद्दीन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में मुनुसुद्दीन साहब को फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और फिर इनसे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो मुनुसुद्दीन कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तमाम तरीके के विक्टिम कार्ड भी खेलता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई अपने आप में रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल मुनुसुद्दीन पुलिस को बताता है कि 2 साल पहले जो राशिद था वो दिल्ली में काम करने के लिए आया था। वो इलेक्ट्रीशियन था और जो मुनुसुद्दीन है ये प्लम्बर है और इसकी अच्छे लोगों से जान पहचान है, अच्छी बिल्डिंगों में इससे काम मिलते हैं। और इस बीच में इसकी मुलाकात जब राशिद से होती है तो राशिद इससे काम के सिलसिले में बात करता है तो मुनुसुद्दीन उसको काम दिलाता है। अब जब मुनुसुद्दीन जो राशिद को काम दिलाता रहता है इसी वजह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब आए दिन मुनुसुद्दीन राशिद के घर पे आने लगता है। अब जब मुनुसुद्दीन राशिद के घर पे आता है तो इसी बीच में इसकी मुलाकात नूरजहाँ से होती है। अब जब नूरजहाँ से मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में हंसी मजाक ठिठोलियाँ ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, क्योंकि मुनुसुद्दीन नूरजहाँ को भाभी कहता था और इसी वजह से वो डबल मीनिंग की मजाक किया करता था। लेकिन दोस्तों नूरजहाँ ये बखूबी समझती थी कि मुनुसुद्दीन चाहता क्या है और एक दिन नूरजहाँ भी हंसी मजाक में उससे कह देती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो मुनुसुद्दीन उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब दोस्तों जैसे ही मुनुसुद्दीन अपनी मोहब्बत का इजहार करता है शायद नूरजहाँ भी यही चाह रही थी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है। अब दोस्तों आजकल का प्यार उसके बाद में जब कभी भी राशिद अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, जो नूरजहाँ थी ये मुनुसुद्दीन को कॉल करके बुलाती और उसके बाद में ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते। दोस्तों मुनुसुद्दीन का काम था कि वो घर के अंदर पाइप डाले, प्लम्बर था, लेकिन यहाँ पर वो जो काम कर रहा था वो ऐसा काम था कि जिससे रिश्ते तार तार हो रहे थे। अब दोस्तों मुनुसुद्दीन लगातार नूरजहाँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है, लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान इसको कितना ही छुपाए, कितना ही बचाने की कोशिश करे, ये चीज़ें उभर कर सामने आती हैं और इस बारे में आखिरकार राशिद को सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों राशिद के ऊपर मुनुसुद्दीन के बहुत सारे एहसान थे, इसलिए राशिद मुनुसुद्दीन से बात नहीं कर पाता है इस बारे में। लेकिन वो अपनी पत्नी नूरजहाँ को काफ़ी ज़्यादा मारता है, उसकी मार पिटाई करता है और कहता है कि मुनुसुद्दीन से दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों नूरजहाँ उसके ऊपर मुनुसुद्दीन के इश्क का भूत सवार था और वो लगातार अपनी पति की गैर मौजूदगी में मुनुसुद्दीन को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, क्योंकि वो प्लम्बर था, अच्छे से जानता था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन राशिद को ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए ये अपना रूम भी चेंज कर लेता है। जब ये अपना रूम चेंज कर लेता है तो वहाँ पर मुनुसुद्दीन जा नहीं पाता है, इसलिए जो नूरजहाँ थी मुनुसुद्दीन को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके पति को रास्ते से हटा दो, उसके बाद में हम दोनों एक हो जाएंगे। और मुनुसुद्दीन बिल्कुल ऐसा ही करता है। 2 जनवरी वाले दिन ये राशिद को कॉल करके बुलाता है और उसके बाद में सूरज घाट के पास में ही उसको गला दबाकर उसकी हत्या करता है। उसके बाद में उसके शव को आग लगा देता है। अब दोस्तों उसके बाद में उसके शव को वहीं पर छोड़ के वहाँ से 9 दो 11 हो जाता है। दोस्तों मुनुसुद्दीन और नूरजहाँ ने हत्या ये सोच के की थी कि शायद उनकी जो हत्या की प्लानिंग है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उनका जो राज है हमेशा राज रहेगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इंसान क्राइम कितनी ही ज़्यादा चालाकी से करे, कितना ही ज़्यादा सतर्क होकर करे, कितनी ही बड़ी प्लानिंग के साथ में करे, उसका जो राज है खुलता है। और पुलिस जब सच्चाई निकाल कर लोगों के सामने लेके आती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नूरजहाँ और मुनुसुद्दीन को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? बेचारे राशिद का क्या कसूर था? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा
और आप लोग के कल के दिन जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला कमेंट्स है, नमस्कार सर जी, कहानी अच्छी लगी, कुशीनगर ज़िले से आपकी कहानी रोज़ सुनती हूँ। तो बहन निखिल सैनी की जो माँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हाय करके आडी है, लिखते हैं शाविज भाई, मैं दिन भर आपकी कहानियाँ सुनता हूँ, पर कभी कभी जल्दी ही सो जाता हूँ, इसलिए सुबह सुनता हूँ, लाइक भी करता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदनपाल जी प्रणाम बोलते हैं, भैया शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में नायक म्यूज़िक हैं, लिखते हैं नमस्ते भैया, कहानी अच्छा लगता है, कभी उड़ीसा की कुछ रियल स्टोरी सुनाया करो। सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा। तो सुरेश नायक जी, अगर कोई उड़ीसा की कहानी होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक सेंडिंग नाइस स्टोरी फ्रॉम लंदन। तो भैया दिल बहादुर सिंह, आप लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक जी, कहानी अच्छी लगी और कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये हमेशा अच्छा ही होता है, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से। तो सोनू धीमान जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि हैं, लिखते हैं आपकी आवाज़ का दीवाना हूँ भाई जी, नया तरीका अपनाते हैं। तो शील निधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं राम राम भाई, और नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी श्री विजयनगर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं मलिक जी, तुम्हारी कहानी सुनाने का अंदाज़ लगातार बेहतर होता जा रहा है, तुम्हारे सुनने का जो इंतज़ार है ये रहने लगा है। तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में बालकृष्ण साहू हैं, सऊदी अरबिया से, वेरी नाइस कहानी मलिक भाई जी। तो बालकृष्ण साहू जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं नमस्कार सर। तो भैया राज रावत जी कैसे हैं। उसके बाद में भूपेंद्र त्रिपाठी हैं, लिखते हैं पत्नी के साथ डीजे बजाता था, मजा लेकर स्टोरी सुनते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं कमेंट करने का जो गुर है आप सीख गए हैं मलिक भाई। शील निधि भारद्वाज उत्तराखंड से। तो शील निधि जी, आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, की कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन एक कहावत है त्रिया चरित्री दाए बोना जाने, सही औरत को चरित्र की कोई नहीं जानता। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो भाई आपका बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर सुनने में अच्छी लगी होगी, सुनाने का जो तरीका है ये भी पसंद आया होगा। लेकिन आज की कहानी थोड़ी छोटी है क्योंकि जल्दबाजी में बनाई है। मैं अभी जस्ट शादी से आया हूँ और अभी वीडियो एडिट होने में भी समय लगेगा, लेकिन इस समय जो समय हो चुका है 9:30 बजे हो चुका है। हो सकता है कहानी थोड़ा लेट आए। तो आप लोग का शुक्रिया क्योंकि आप लगातार मोटिवेट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।